Hello students, welcome back to this session. In this session, we are going to take a very simple topic for today, which is environment and resources. तो environment यानी कि हमारी surroundings, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी living state के लिए necessary होती हैं, वही होते हैं हमारे resources. Right? So we'll begin with the session with a very simple question, which are what are natural resources? As the name also suggests, देखो natural मतलब कोई भी चीज जो nature में automatically present है, ठीक है, हम इसे बना नहीं रहे, artificially हम इसे synthesize नहीं कर रहे, right? So anything which is already present in nature, और resource का क्या मतलब होता है? Anything that we can use for our benefits. राइट तो रिसोर्सेज क्या हैं? एनी सब्सटेंस दैट इज यूजुअली नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है, तो व्हेन वी डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर एक्चुअली सब्सटेंसेज व्हिच आर फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. So, natural resources are found in nature, can be used by human beings to fulfill their necessities. तो ये हमारे लिए beneficial होते हैं. कहाँ पर ये natural resources present होंगे? In the whole of the biosphere. Biosphere यानी कि the earth surface जहाँ पर living component as well as non-living component present होता है और एक दूसरे के साथ interact करता है, वहीं पर हमारे ये natural resources पाए जाएंगे. ठीक है? So, the biosphere is the region of the earth where lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल. अब इस चीज का क्या मतलब है? देखो, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग इन आवर सर्वाइवल. इसमें से 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आर एक्सट्रीमली नेसेसरी, और इनमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाएगा. ठीक है, और ये 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? द एयर विच इज सराउंडिंग अस, क्योंकि उसी में ऑक्सीजन होती है, उसी के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज वाटर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के बिना नहीं रह सकता, राइट. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. एंड द थर्ड इज द लैंड, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने प्लांट्स उगाते हैं, right? That is again a very important component of the biosphere and very necessary for us as well. तो यही 3 components यहाँ पर define किए गए हैं. Lithosphere means the land component. Hydrosphere means the water component on the earth surface. And atmosphere is the air component which is present. अब बायोस्फीयर में होता क्या है? ये 3 components किसके साथ interact करते हैं? Interact करते हैं with the living organisms. और इसी तरीके से वो साबित भी करते हैं कि हाँ, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, राइट. बायोस्फीयर एज यू कैन सी हैज 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, 2 मेजर कैटेगरीज, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट. लिविंग कंपोनेंट में एनीथिंग दैट इज लिविंग, उसको हम लिविंग कंपोनेंट में डालते हैं. प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सब लिविंग कंपोनेंट में जाएंगे. एबायोटिक में वो कोई भी चीज जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसके साथ लिविंग कंपोनेंट इंटरैक्ट कर रहा है, वो सारा का सारा एबायोटिक होगा. तो यानी कि ये जो हमारी 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो भी एबायोटिक होंगी. एयर इज एबायोटिक, hydrosphere, the water is abiotic, atmosphere is also abiotic. But interactions with biotic components is extremely necessary अगर अर्थ पर लाइफ चाहिए, isn't it? So biosphere तभी सस्टेन कर पाएगी अपने आप को अर्थ पे जब उसमें नेचुरल रिसोर्सेज या abiotic components और biotic components के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, right? So here we have a description of all the components of the biosphere. पहला है lithosphere, which is the outer crust of the earth. It is also known as land. Simple words में हम इसको land बोलते हैं. जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है वो weather हो चुका होता है, छोटे छोटे क्रम्स में break कर चुका होता है, and that is known as soil. Right? Next is hydrosphere. Hydrosphere water component होता है. इसमें जो लैंड के ऊपर सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है वो भी इंक्लूड होगा. जो वाटर सीप कर गया है और अंडरग्राउंड प्रेजेंट है वो भी इंक्लूडेड होगा, अंडरग्राउंड एज वेल. एटमॉस्फेयर में जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी इसमें इंक्लूड होगा. ठीक है, 75% of the earth's surface is occupied by the hydrosphere. I hope you know all this. Next is atmosphere, which is the blanket of air that covers the earth. Now you already know कि atmosphere हमारे चारों तरफ है. ठीक है, atmosphere की काफी सारी layers होती हैं. Again
और ये लेयर्स भी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बायोस्फीयर को देखें तो इसमें पूरा इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन एयर, बिटवीन वाटर, बिटवीन लैंड, सो दैट लाइफ इज सस्टेन्ड, राइट। नेक्स्ट देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स विच इज एयर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी? देखो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर ये लेस देन 1% टोटल जो कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर का वो बनाता है, ठीक है। सो देर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, सम इनर्ट गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, और वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1% या फिर थोड़ा ऊपर 1 से इतना प्रेजेंट होता है। तो मेन दो गैसेस कौन सी हुई? नाइट्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। और ऑक्सीजन इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑक्सीजन के ब्रीदिंग के बिना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों है और वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इस दौरान एटीपी यानी कि एनर्जी मिलती है जो कि हम अपने अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं, राइट। सो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मेन प्रोसेसेस जिसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, अब देखो और कौन कौन सी चीजों के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब भी हम पूछते हैं ना कि एयर हमें क्यों चाहिए, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि भाई हम ब्रीद ही करते हैं एयर, तो वो तो बहुत आसान होता है। बट और देखो और किन किन चीजों के लिए हमें एक्चुअली एयर की जरूरत है। कंबशन ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब तुमको पता है अगर ऑक्सीजन ना हो एटमॉस्फेयर में तो कंबशन भी नहीं हो पाएगा, हम किसी चीज को बर्न नहीं कर पाएंगे। इसको तुम बड़ी आसानी से देख सकते हो, एक मैच स्टिक लो, उससे एक कैंडल को जलाओ और उसके ऊपर एक जार या कुछ रख दो जिससे तुम कट ऑफ कर दो एयर को, तो जितना जार में ऑक्सीजन होगी वो थोड़ी देर को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, वो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जार के अंदर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन नहीं बची, उसने यूज कर ली जितनी ऑक्सीजन थी। अब जब तुम उसको खोलोगे जार को फिर से और फिर से लाइट करोगे तो वो कैंडल फिर से लाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही एयर कट ऑफ करोगे, जितनी ऑक्सीजन उसके पास होगी वो यूटिलाइज करेगी और फिर जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि बर्निंग के लिए, कोई भी फ्यूल बर्न करने के लिए या कोल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी नेसेसरी है, ठीक है। सो इट यूजेस ऑक्सीजन एंड अगेन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। Next, amount of carbon dioxide in the atmosphere is very low and it is maintained in 2 ways. देखो, amount of carbon dioxide जो होता है वो लो ही रखा जाता है एटमॉस्फेयर में, उसका बैलेंस तभी मेंटेन होगा जब वो लो रखा जाएगा। अब इसको करने के लिए कौन क्या करता है, कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अब देखो हम भी ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कुछ भी हम बर्न करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्थायी रूप से या स्टेबल रूप से 1% में कैसे रख सकते हैं? 2 प्रोसेसेस हैं उसके। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेंगे, है ना। क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने ही कम कर दी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज हुई थी एटमॉस्फेयर में वो ग्रीन प्लांट्स ने कम कर दी, उन्होंने अपने अंदर ले लिया और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, अपना खाना बना लिया उसके थ्रू। दूसरी चीज, जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो भी सी के अंदर कार्बोनेट्स को यूज करते हैं। कार्बोनेट्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके जो बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है। तो कुछ मिनरल कंपाउंड्स जिनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है उनको हम बोलते हैं कार्बोनेट्स और बनते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है। अब ये कार्बोनेट्स कहाँ यूज करेंगे ये मरीन एनिमल्स? अपनी शेल्स बनाने में, ठीक है। वन ऑफ द मेन कंपाउंड्स व्हिच इज यूज्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैसे बनेगा? जब कैल्शियम को रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से और भी कार्बोनेट्स होते हैं जो कि बनते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, मरीन एनिमल्स भी जब शेल्स बनाते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। सो दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एयर में, या एयर को यूज करने वाले और एयर में कुछ ऐड करने वाले, वो बैलेंस्ड रहते हैं, ताकि जो एयर की कॉन्सेंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन टर्म्स ऑफ अदर गैसेस, वो चेंज ना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब देखो, एयर जो होती है ना, वो बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं होती है, इट्स अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर होने की वजह से क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट होगी सन की, जो अर्थ की तरफ पड़ रही होगी, उसको बहुत धीमे धीमे एटमॉस्फेयर अपनी लेयर्स से पास करने देगी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है। रात में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, जो सनलाइट या जो रेज ऑलरेडी अर्थ तक पहुंच चुकी हैं, अब रात में क्या होगा, सन होता नहीं है तो टेम्परेचर धीमे धीमे घटने लगता है, कूल होने लगता है। लेकिन क्या एकदम से हो जाता है? नहीं। तो जो हीट, जो सन्स रेज अर्थ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं दिन के टाइम पे, अब धीमे धीमे वो एस्केप करेंगी। लेकिन क्या वो एकदम से एस्केप कर जाएंगी? नहीं। अगेन, एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो वो बहुत स्लोली एस्केप करेंगी, एंड एज अ रिजल्ट जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा इवन व्हेन द सन इज नॉट देयर। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एटमॉस्फेयर का इन क्लाइमेट कंट्रोल। सिंस इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टेडी during the day as well as during the night. The atmosphere prevents sudden increase in temperature during the daylight hours. So sudden increase नहीं होने देता है, धीमे धीमे जब पास करेगी लाइट तो धीमे धीमे एटमॉस्फेयर हीट अप होती है, और उसका जो सडन इंक्रीज होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। During the night, on the other hand, atmosphere slows down the escape of heat into space and does not cause again a sudden decrease in temperature. तो ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे दिन भर में हमेशा होती रहती हैं और हमें पता नहीं चलता है कि एयर इज सच अ बून फॉर अस। ठीक है, हमें तो बस ये पता चलता है कि भाई एयर से हम ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन लुक एट दिस, द एयर इज डूइंग दिस एंड विदाउट अस इवन नोइंग एवरी डे, राइट। नेक्स्ट देखो, विंड्स, मूवमेंट ऑफ एयर। तो एयर जब तेजी से मूव करती है, फ्लो करती है फास्ट, तो उसको बोलते हैं विंड। The movement of air from one region to another creates a wind. अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर एक्चुअली अनइवन हीटिंग शो करती है। लैंड के ऊपर अलग और सी, मतलब जो सी सरफेस होता है उसके ऊपर अलग। तो कोस्टल एरियाज में हमें दो टाइप्स की ब्रीजेस मिलती हैं, विच आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सो देन लेट्स टॉक अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज ऑल्सो अ लिटिल। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर की अनइवन हीटिंग होती है। दिन के टाइम पे कोस्टल एरियाज में सैंड जल्दी हीट अप हो जाता है और उसके ऊपर की एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाती है, जबकि सी के ऊपर थोड़ा ठंडक होती है और एटमॉस्फेयर भी ठंडी रहती है। अब जो गर्म हो जाती है एयर, तो वो राइज अप कर जाती है, इट विल राइज अप एंड उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि जो कूल एयर होगी वो वहीं नीचे रहेगी। अब एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाता है, जहां पर जो ऊपर पहुंच चुकी है एटमॉस्फेयर में एयर, वो लैंड से सी के तरफ मूव करेगी, और क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ कूल होने के लिए मूव करेगी, वैसे ही जो एरिया लैंड के ऊपर खाली हुआ है इस एयर के मूवमेंट के लिए, उसको भरने के लिए सी के ऊपर की एटमॉस्फेयर वापस से इधर आएगी, लैंड के ऊपर आएगी। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, एक साइड यहां पर सैंड है, दिस इज द सैंड हियर, ठीक है, और एक साइड यहां पर सी एरिया है। ठीक, तो होता क्या है, लैंड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, इट बिकम्स हॉट और वो राइज कर जाती है। द एटमॉस्फेयर विल बिकम हॉट, इट विल राइज एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स सी। ऑन द अदर हैंड, जो सी के ऊपर एटमॉस्फेयर है वो कंपैरेटिवली कूलर है, तो वो डेंस रहेगी, और यहाँ पे खाली जगह होने की वजह से इसकी एयर यहाँ पर मूव करेगी, सी के ऊपर जाएगी, सॉरी लैंड के ऊपर आएगी। ठीक है, तो इस टाइप की ब्रीज को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड के साइड से ब्रीज, सॉरी सी ब्रीज, दिस इज नोन एज सी ब्रीज,
वाई? बिकॉज लैंड के साइड से सी तक गया है ब्रीज और सी से ब्रीज या फ्लोइंग चालू हुआ है टुवर्ड्स द लैंड। इसका जस्ट ऑपोजिट रात के टाइम पे होता है। रात के टाइम क्या होगा? रात के टाइम जो वाटर होगा वो देर में कूल होगा और जो सैंड होगा वो जल्दी कूल अप हो जाएगा। तो सैंड के ऊपर की एटमॉस्फेयर जल्दी कूल हो जाएगी, सी के ऊपर की एटमॉस्फेयर अभी भी गर्म है। अब सी के ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो गर्म है तो वो ऊपर मूव करेगी और लैंड की तरफ जाएगी, जबकि लैंड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगी वो जल्दी से इधर भागेगी यहां पे इसकी जगह लेने के लिए। दिस एट नाइट इज नोन एज लैंड ब्रीज। ठीक है, तो जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंग है कि रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे कहां से कहां सेकेंडरी मूवमेंट होती है ऑफ द करंट, राइट? तो कूल एयर हमेशा जाएगी टू रिप्लेस द वार्म एयर, उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दिन के टाइम पे जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड बैक टू द लैंड, है ना? और रात के टाइम पे कैसी मूवमेंट होती है? फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड देन बैक टू द सी। तो इस तरीके से मूवमेंट का एक टाइप ऑफ रोटेशन बन जाता है जिसको हम ब्रीजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाटर। वाटर इज इनएग्जॉस्टेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। इनएग्जॉस्टेबल मतलब हम जितना भी वाटर यूज करें लेकिन अल्टीमेटली ये रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी टाइम जाके खत्म ही हो जाए। नो, वाई? क्योंकि एक वाटर साइकिल चल रही है। जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है जो सरफेस पे है या सब सरफेस पर्कुलेट होता रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता रहता है, वो हमेशा के लिए रहेगा और ये एक वाटर साइकिल का हिस्सा भी है। तो वाटर के जो स्टेट हैं वो चेंज होते रहते हैं और फिर ये वाटर साइकिल हमेशा के लिए चलती रहती है। वाटर एटमॉस्फेयर में भी है, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में होती है दैट इज पार्ट ऑफ वाटर, उसकी स्टेट बस वाटर वेपर हो जाती है। ठीक है, सो वाटर इज एन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है? वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब ऐसा पानी जो कि खारा हो, जिसमें नमक मिला होता है। तो तुमको पता है ये कहाँ पे पाया जाता है? सीज एंड ओशंस, समुंदर में पाया जाता है। तीसरा है फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रोजन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। जो माउंटेन में फ्रोजन आइस कैप्स होते हैं ना, वो एब्सोल्युटली फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, जो ग्लेशियर्स होते हैं मेल्ट करते हैं और रिवर बेड का जो साइज होता है वो इंक्रीज करते हैं, या रिवर बेड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का वो इंक्रीज करते हैं, वो भी फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, व्हाट एल्स? रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड इवन ग्राउंड वाटर, ये सब फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, इसमें खारापन नहीं होता है। नेक्स्ट, सरफेस वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड। सरफेस वाटर मतलब जो हमारे लिए अवेलेबल है, सरफेस पर है। और ग्राउंड वाटर ऐसा वाटर होता है जो पर्कुलेट कर जाता है। व्हेन रेन फॉल्स, वाटर पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल विच इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो हमें निकालना पड़ता है, हमें या तो कुआं खोदना पड़ता है या फिर हमको पंप लगाना पड़ता है जिसके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को यूज कर पाए। ठीक है, सो द रेन वाटर दैट पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। और जो हमारे सर्फेसिस पे प्रेजेंट है, जो रिवर्स हैं बहते हुए हमको दिख रहे हैं, उनका पानी हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्फेस वाटर। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर का इंपॉर्टेंस आई थिंक सब जानते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। हम वाटर पीते हैं, अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, हमें क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, पानी के बिना नहीं हो पाएगी। हम वाटर करते हैं प्लांट्स को पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इवन हमारे अंदर जो पानी होता है, हमारा मेजर कंपोनेंट है बॉडी का पानी, है ना? हमारे सेल्स के अंदर पानी चाहिए होता है, कोई भी रिएक्शन हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है, उसमें पानी एक कंपोनेंट बनाता है। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एवरीथिंग नीड्स वाटर, राइट? सो इंपॉर्टेंस देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी हम इसकी बात करेंगे, कैसे सॉइल के फॉर्मेशन में वाटर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब वाटर रॉक्स के आसपास से गुजरता है ना और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
तो क्या होता है, जब वो बार बार रॉक्स के थ्रू मूव करता है और बहुत स्पीड में होता है, तो वो ब्रेकिंग या डिग्रेडेशन कॉज करता है रॉक्स का, और धीमे धीमे यही डिग्रेडेशन अल्टीमेटली लीड करता है टू वेदरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं और किस चीज में इंपॉर्टेंस है वाटर का। इट इज अ लिविंग मीडियम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। लिविंग मीडियम का क्या मतलब हुआ, ऐसा मीडियम जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटीज हो पाए। ठीक है, सेल्यूलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 80 to 90% तो वाटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, humans use water for drinking, washing utensils, clothes, sewage disposal, agriculture, etc. Again, this is also very very important. ये सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमको पानी चाहिए। All cellular processes and metabolic reactions require water. बहुत सारे reactions जो हमारे सेल में हो रहे हैं वो वाटर के बिना हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, so metabolism is able to occur because of water. Water is the medium through which substances are transported within the body. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं वो एक्चुअली ब्लड का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ब्लड का एक कंपोनेंट है, द फ्लूइड पार्ट हैज वाटर, और वाटर की मदद से ही बहुत सारी चीजें उसमें डिसॉल्व की जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो अगेन वाटर की एसेंशियलिटी अगर देखें तो हम आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी देख सकते हैं, भाई हम क्लीन ही नहीं कर पाएंगे कोई चीज अगर पानी नहीं होगा, और अपनी बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं, अपने सेल्स के अंदर देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इट इज राइटली सेड दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। राइट, अब आ जाते हैं सॉइल पर। सॉइल यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो पहली चीज तो ये आती है कि सॉइल एक्चुअली बना कैसे। सॉइल बना है रॉक से। देखो, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर जाते हैं, पहला ये प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर उनपे जो एनवायरनमेंट के प्रेशर्स होते हैं और फोर्सेस होते हैं वो एक्ट करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिलैक्सेशंस होते हैं, सूरज उन पर जो है शाइन कर रहा है खूब तेजी से, पानी उनके थ्रू फ्लो कर रहा है। इन सब चीजों से क्या होता है, उनकी वेदरिंग होने लगती है, वो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करने लगते हैं। अल्टीमेटली वेदरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाते हैं, और जिनको हम बोलते हैं सॉइल पार्टिकल्स। राइट, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो कि रॉक्स वगैरह पे उगना स्टार्ट करते हैं और रॉक्स की वेदरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि छोटे छोटे जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पर एक्ट करते रहते हैं, उन पर फीड करते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो उसको वेदर कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एजेंट्स होंगे जो मिलकर एक्चुअली सॉइल बनाने की कोशिश करते हैं। और सॉइल बनता कैसे है, रॉक्स के थ्रू बनता है। रॉक्स जब विदर कर जाते हैं, जब बिल्कुल टूट जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तब अल्टीमेटली जाकर हमको सॉइल मिलता है। राइट, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एज वेल एज डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो, सॉइल ना, सॉइल सिर्फ रॉक से नहीं बना है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है या उसका जैसे प्लांट है उसका कोई हिस्सा टूट कर सॉइल में गिर जाता है, तो होगा क्या, उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस वगैरह एक्ट करने लगेगा और उसको डिकम्पोज कर देगा। आई होप यू नो दिस, हमने ये पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर में डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब फंगस, बैक्टीरिया, ये सब लिविंग मैटर जो कि गिरा हुआ है या जो ऑर्गेनिज्म मर चुका है, डेड मैटर है, उस पर एक्ट करते हैं, तो उसको डिके करते हैं और सॉइल में उसके कंपोनेंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, तो वही डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, और इसी को हम बोल रहे हैं सॉइल। राइट, When soil loses its plant cover, it is exposed to wind and rain. अब होता क्या है, सॉइल पे जनरली प्लांट्स वगैरह उगते हैं और सॉइल को इंटैक्ट रखते हैं, है ना। बट आजकल क्या हो रहा है, जगह चाहिए, इतनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसके लिए जगह बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह कट किए जा रहे हैं। जब तुम सॉइल के ऊपर से उसका प्लांट कवर हटा दोगे तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। अब उस पर विंड, वाटर, रेन सब कुछ एक्ट करेगा और उसको तबाह करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, तो होता क्या है, नाउ इट गेट्स ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे रैपिडली एंड दिस कंडीशन इज नोन एज सॉइल इरोजन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम प्लांट वगैरह काट देते हैं, हम पेड़ वगैरह काट देते हैं, तो सॉइल एक्सपोज्ड हो जाता है, उसकी टॉप लेयर एक्सपोज्ड हो जाती है, और जब इस पर खूब तेज हवाएं चलेंगी तो ऊपर वाली लेयर बहती चली जाएगी उसके साथ, राइट? या फिर बहुत तेज बारिश हुई, उसके साथ बहती हुई चली जाएगी, किसी वाटर बॉडी में ऐड हो जाएगी। हमें तो अपना सॉइल जो चाहिए था वो लूज हो रहा है ना, ठीक है, तो द टॉप सॉइल इज लॉस्ट इन सच केसेस, और इसी को हम बोलते हैं सॉइल का इरोजन होना, सॉइल इरोड हो जाना, करोड हो जाना, और सॉइल मूव कर जाना, इरोड हो जाना, या सॉइल का लॉस होना, ठीक है। ऑब्वियसली अल्टीमेटली लॉस किसका है? लॉस हमारा ही है, क्योंकि हम प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए जगह जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से एजेंट्स वर्क कर रहे हैं। पहला हो गया सन। रॉक्स एक्सपैंड बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। अच्छा, एक चीज तो तुमको पता होनी चाहिए कि जब कोई भी चीज हीट करती है तो वो एक्सपैंड करती है, और जब वो कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती है ना। तो रॉक्स के केसेस में भी ऐसे ही होता है, जब सूरज निकलता है दिन के टाइम, देन रॉक्स एक्सपैंड हो जाते हैं, राइट। और नाइट के टाइम क्या होगा? सूरज हट जाएगा, सूरज छुप गया, अब टेम्परेचर डाउन होगा, कूल होगा, तो रॉक्स विल स्टार्ट टू कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या ये इक्वल होता है? जितना एक्सपेंशन उतना ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रॉक ने अपना पहले वाला शेप ले लिया? नहीं होता है, अनइवन होता है। Expansion and contraction of rocks are not simultaneously resulting in formation of cracks in the rocks. Simultaneous नहीं होता है कि contract हुआ फिर relax हो गया, है ना। तो uneven होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे से cracks आ जाते हैं rocks के अंदर। अब ये जो cracks है ना, ये हमको वो जगह मिल गई जहां पर हम उस rock को break करने की कोशिश कर सकते हैं। When the cracks grow further, rocks break into small pieces. अब जैसे ही ये क्रैक्स बनेंगे, वाटर का रोल आ जाएगा। वाटर गेट्स फिल्ड इन द क्रैक्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। अब टेम्परेचर सब माइनस डिग्रीज में गया या फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हुए, वाटर उसमें से फ्रीज हो जाएगा और एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, हर एजेंट एज सच क्रैक्स एंड क्रेविसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही एक्सपैंड करेगा, क्रैक भी एक्सपैंड करेगा। एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाइडन्स द क्रैक्स इन द रॉक्स। जैसे ही वाटर एक्सपैंड किया, जो क्रैक है, जो पतला सा क्रैक था, वो भी वाइडन हो गया। फ्लोइंग वाटर वेयर्स अवे द ग्राउंड सरफेस ओवर विच इट इज फ्लोइंग। जब पानी रिवर्स जैसे हो गए, रिवर के साइड में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, बार बार रिवर उसके थ्रू फ्लो कर रही है, खूब तेज तेज उसको झटके दे रही है। अल्टीमेटली होगा क्या? जो उसमें क्रैक्स हैं, जो क्रेविसेस हैं, वो ब्रेक होने लगेंगे, उसमें जगह बढ़ने लगेगी। तो इसी तरीके से ये एजेंट वर्क कर रहे हैं। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑलवेज कैरीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। अब जाहिर सी बात है, जब वो इतनी तेज तेज मूव करेगा तो जो छोटे छोटे क्रम्स बनेंगे उनको अपने साथ लेता जाएगा, है ना। These small rocks or pebbles rub against the rock surface gradually, causing soil to form from the rocks. अब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स लेकर जाएगा, वो अल्टीमेटली जब फ्लो करेगा दूसरे रॉक्स के ऊपर, तो वो उनको भी मारेंगे, है ना, उनको भी डिसइंटीग्रेट करते चलेंगे, राइट। सो सबसे पहले सन की हीट एक्ट करेगी रॉक्स पर, उसके बाद पानी एक्ट करेगा, उसके बाद हवा। अब हवा भी जब एक्ट करेगी तो वो तेजी में जब आएगी एंड इट विल क्लैश अगेंस्ट द रॉक्स, देन अगेन विदरिंग विल बी फास्टर। स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ रॉक्स एंड इरोड और ब्रेक देम। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी तेज तेज हवा चलती है कि रॉक्स के छोटे छोटे से पीसेस ब्रेक हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गए एजेंट्स, जैसे वाटर हो गया, रेन हो गया, ये सब तो कॉज करते ही हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वेदरिंग कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं? सबसे पहले लाइकेंस। लाइकेंस एक टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ग्रो ऑन रॉक सरफेस एंड एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। तो ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
तो रॉक सरफेस पर ग्रो करेंगे और उसमें से जो मिनरल्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जब वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ डीके होगा, अंदर ही अंदर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मिनरल्स लिए जा रहे हैं, तो रॉक्स का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। दिस क्रिएट क्रेविसेस ऑन रॉक्स विच अ थिन लेयर ऑफ सॉइल गेट्स फिल्ड। छोटे छोटे क्रैक्स बनते हैं, उसमें उड़ते हुए जो विंड सॉइल पार्टिकल्स वगैरह ला रहा है या पानी की वजह से जो आ रहे हैं धीमे धीमे वो उन क्रैक्स और क्रेविसेस में बढ़ने लगते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पे मॉस ग्रो करती है, ठीक है। तो पहला स्टेप है लाइकेंस का ग्रो करना, दूसरा स्टेप है मॉसेस का ग्रो करना। अब ये जो थोड़ा बहुत सॉइल क्रैक्स और क्रेविसेस में भरा हुआ है वो मॉसेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। मॉसेस अगेन विल डीपन द क्रेविस, क्योंकि मॉसेस कंपैरेटिवली लार्जर प्लांट्स होंगे एज कंपेयर टू लाइकेंस। तो मॉसेस जब ग्रो करने लगेंगे, खूब तेजी से बढ़ने लगेंगे, तो क्रेविसेस और डीपन होंगे और सॉइल उसमें भरेगा और क्रैक्स फॉर्म होंगे, राइट। रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो डीप इन द ग्राउंड इन सर्च ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जैसे जैसे सॉइल की डेपोजिशन बढ़ने लगेगी, धीमे धीमे बड़े बड़े प्लांट्स वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और जो बड़े प्लांट्स होते हैं, तुमको पता है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं डीप सॉइल के अंदर, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को खोज सकें। तो जितनी डीप उनकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, उतने ही ज्यादा क्रैक्स एंड क्रेविसेस वगैरह क्रिएट होंगे और छोटे छोटे क्रम्स बनना स्टार्ट होंगे सॉइल के, है ना। As the roots grow, they form cracks in the rocks and eventually break them. ठीक है, तो सारा का सारा प्रिंसिपल जो है सॉइल फॉर्मेशन का वो यही है कि एक्सपेंशन होता रहे, कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह बनते रहे। क्रैक्स में वाटर घुसता रहे, वो फ्रीज होके एक्सपैंड होगा तो और बड़े होंगे क्रैक्स। एज अ रिजल्ट जो क्रैक्स बड़े हो रहे हैं, इनके बीच में सॉइल या वाटर कुछ भी ट्रैप हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स एंड द क्रम्बलिंग ऑफ द रॉक्स, जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और वेदरिंग होने लगेगी और रॉक्स विल बी कन्वर्टेड टू सॉइल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Alright, next we have some sample questions from the concept which we have discussed. तो पहला है, what is the biosphere? The layer of air surrounding the earth, the region where land, water and air interact to support life, all the water found on earth, या फिर the solid rocky part of the earth surface. देखो, A part जो है ना, ये तो बात हो रही है about the atmosphere, ठीक है। The layer of air surrounding the earth is the atmosphere. Water found on the earth is hydrosphere, isn't it? And the solid rocky part of the earth surface, इसको हम बोलते हैं lithosphere, या lithosphere का ऊपर वाला हिस्सा है ये, है ना। तो जो सही ऑप्शन है इसमें से वो है बी, जहां पर हम तीनों की बात करते हैं और उसके इंटरैक्शन की बात करते हैं। बायोस्फीयर इज द रीजन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट टू सपोर्ट लाइफ, राइट। नेक्स्ट देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर इज, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, सनलाइट या हीट ऑफ द अर्थ। देखो, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सनलाइट को प्रोड्यूसर्स ट्रैप करते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, है ना। फिर वही खाना पास ऑन होता है इन द फूड चेन, right? So everything comes from sunlight. So the ultimate source of energy on earth is the sunlight, right? कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक्चुअली सनलाइट को यूज करके अपना खाना बना सके, सिर्फ प्लांट्स ही हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑफ कोर्स, जिनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स द एक्शन ऑफ वाटर, हीट, विंड और ऑल ऑफ दीज। तुमको अभी अभी हमने पढ़ा है कि सॉइल के फॉर्मेशन में सब कुछ यूज होता है। विंड भी अपना काम करती है, खूब तेज तेज फ्लो करती है एंड ब्लो करती है, जो स्मॉल स्मॉल क्रम्स बनते हैं। वाटर भी फास्ट फ्लोइंग वाटर हो गया, या फिर क्रैक्स एंड क्रेविसेस में जो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो भी। एंड हीट, ऑफ कोर्स द सन्स हीट, है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर? वाटर इन द ओशन, वाटर इन द ओशंस, ये तो खारा होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर इवन दो प्योर होता है, फ्रेश होता है, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो लिक्विड फ्रेश वाटर कौन सा हो जाएगा? वाटर इन सीज भी नहीं होगा, ये भी खारा होता है, ये वाला हो जाएगा। वाटर इन फ्रोजन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, एब्सोल्युटली फ्रेश वाटर होता है,
इनफैक्ट ड्रिंकेबल होता है, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वीडियोस, सो डू रिवाइज इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट वीडियोस। थैंक यू।